एक युद्ध जो 3.5 साल से चल रहा है, जो खत्म होने का नाम नहीं लेता, उसमें बहुत सारे शांति प्रस्ताव आते हैं। एक देश आता है जो ये तय करता है कि क्या होंगी शांति की शर्तें, लेकिन शांति नहीं करा पाता। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध की। 19 नवंबर का दिन और यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला होता है रशिया की तरफ से और 26 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल होते हैं। ये विभीषिका आप समझिए, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा और एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं मैं कराऊंगा मध्यस्थता, और वो शर्तें भी रखते हैं। शर्तें क्या, आप सुनिएगा ध्यान से। शर्तें ये हैं कि जिन क्षेत्रों पर रशिया कब्जा कर चुका है, उन क्षेत्रों को रूस आधिकारिक तौर पर ये मान ले कि अब वो रूस के हैं और अपनी सेना को 4 लाख सैनिकों की कमी करे। अब आप बताइए ये कैसे युद्ध का रूप है। एक तरफ हमला है और दूसरी तरफ एक ऐसी शर्त शांति की। आज इसी पर बहस होगी और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सचिन, जो बताएंगे आपको हर एक बारीकी को। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो शर्त है, क्या ये आपको लगती है कि ये सही शर्त है और इस शर्त पर युद्ध समाप्त होगा? 3.5 साल से हम देख रहे हैं बहुत सारी शर्तें रखी गई, बहुत सारे तरीके अपनाने की कोशिश की गई कि युद्ध खत्म हो, चाहे वो रशिया की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से तो खासकर कि जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? देखिए, युद्ध का मतलब ही है कि वो लंबा चलता है। अब ये युद्ध ख़त्म कैसे होगा, तो ये ख़त्म करने वाला सिर्फ एक ही देश है, वो है रूस। जब रूस चाहेगा तो युद्ध खत्म होगा, लेकिन सवाल ये है क्या रूस सही में युद्ध खत्म करना चाहता है? मुझे नहीं लगता कि रूस, या जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि रूस चाहता है कि युद्ध खत्म होना। अमेरिका का ये बार बार कहना है कि हम वर्ल्ड लीडर हैं, हम दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति हैं। जैसे ट्रंप का दावा है कि 8 युद्ध रुकवा चुके हैं, हालांकि वो सीज फायर को भी युद्ध में नाम देते हैं। लेकिन ट्रंप का जो मकसद है, जैसे अभी खबर आ रही थी, जो अभी हम जिस पर डिस्कस ही कर रहे हैं, कि एक बैक वाटर में ये खबर आ रही है कि रूस और अमेरिका के बीच में एक गुप्त समझौता हुआ है, जिसमें कि जो क्रेमलिन से किरिल दिमित्रिव हैं, उनके सलाहकार हैं, और जो विटकॉफ है जो अमेरिकी सलाहकार हैं, इन दोनों के बीच में एक डील हुई है, जिसके बारे में आप अभी जिक्र कर रहे थे कि यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर, जिस पर रूस का कब्जा है, पिछले 3-3.5 सालों में उन्होंने कब्जा किया है, उस कब्जे पर रूस रहेगा। कुछ जगह डीमिलिटराइज जोन बनेंगे जहां यूक्रेन की भी सेना नहीं होगी। लेकिन जब देखिए इसको, आप अगर मैप पे देखेंगे, यूक्रेन के बड़े मैप पर, रूस के मैप पर, तो यूक्रेन का करीबन 20% हिस्सा जो है, जिसमें लुहांस्क है, जिसमें जेप्रोजिया का क्षेत्र आता है, जिसमें डोनेट्स्क क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र जो आते हैं, जो उनका पूर्वी एरिया है, उस पर कब्जा है रूस का। रूस वहाँ कब्जा जमा कर बैठा है और धीरे धीरे कर हर दिन 1 गांव 2 गांव करके उस पर कब्जा करता है। अब जेलेंस्की चाहते हैं कि रूस वहाँ से हट जाए। रूस चाहता है कि जब तक समझौता ना हो, संधि चलती रहे, तब तक रूस आराम से बैठा रहे। तो इसका मकसद साफ है कि रूस यही चाहता है कि जब बात संधि टेबल पर बात आई, तो यूक्रेन के पास कोई वैसा, आप कहते हैं ना, किसी से डील करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, तो यूक्रेन के पास डील करने के लिए ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। यूक्रेन बोलेगा कि हमारे जितनी ज़मीन है हमें वापस दे दो, और रूस बोलेगा हम जहाँ पे स्थिर हैं हम वहीं रहना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि डील का ये मसौदा जो तैयार हुआ, इसके लिए यूक्रेन कभी तैयार भी होगा। तो आप ये बताइए मुझे, एक सवाल सबसे बड़ा सबके मन में ये कौनसा है कि जो एक तरफ तो नाटो में शामिल होना चाहता है यूक्रेन, और अमेरिका उसे शामिल भी नहीं करता, और हमेशा ये लालच, ये जो कहते हैं ना टुकड़ा, हमेशा ये देकर रखता है, बना के रखता है, ये प्रयास उसके मन में एक संदेह पैदा करके रखता है कि तू लड़, मैं तुझे नाटो का मेंबर बनाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुझे ये हड्डी दूंगा। लेकिन वो हड्डी देता नहीं है, और वो हमेशा अपने आप को एक कहते हैं ना पंच परमेश्वर बनने की भूमिका निभाता है। तो ये पंच परमेश्वर की भूमिका तो निभाता है, लेकिन हम कभी वो निर्णय तक नहीं ले जा पाता जिस निर्णय की पूरी दुनिया अपेक्षा करती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे जो उनकी मिलिट्री
कंपनियां हैं, फैक्ट्री है, इसका कितना बड़ा योगदान है इस युद्ध में? देखिए, अब ये तो सब जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश अमेरिका। अमेरिका की पूरी जो इकॉनमी है उसका बड़ा हिस्सा हथियारों से आता है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया के अलग अलग देश युद्ध में फंसे रहें। हर जगह एक अलग अलग सेगमेंट है जहाँ युद्ध हो रहा है, चाहे ईरान और इजराइल के बीच विवाद हो, कतर को लेकर इजराइल के बीच विवाद हो, जब इराक में हमला हुआ, अफ़गानिस्तान अनसेटल रहा। तो ये पूरी दुनिया जब तक अनसेटल रहेगी, युद्ध का माहौल क्रिएट रहेगा। जैसे इस जोन में भारत पाकिस्तान है, भारत चीन है, तो वो जब अनसेटल्ड मूवमेंट होगा तो लोग क्या करेंगे? हथियार खरीदेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। और जेलेंस्की बार बार कहते हैं कि हमें ये हथियार चाहिए। जेलेंस्की ये बात नहीं समझ पा रहे कि जो पुतिन के पास इतने बड़े बड़े मिसाइल हैं, किंजल हैं, वो चाहे तो 2 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन पुतिन क्यों नहीं चाहते? क्योंकि पुतिन उसको तिल तिल कर मारना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 2014 में क्राइमिया के साथ किया। क्राइमिया भी उनसे अलग होना चाहता था रूस से, लेकिन रूस ने बताया या तो तुम पूर्वी देशों उधर नेटो के साथ चले जाओ, यूरोपियन कंट्री के साथ, तो तुम बर्बाद कर देंगे। और क्राइमिया को पहले रूस ने पूरी तरह बर्बाद किया, जैसे गाज़ा की हालत है उससे बुरी हालत में क्राइमिया को ले गया। फिर क्राइमिया को उन्हें अपने पैसों से आबाद किया रूस ने, और बदले में रमजान किद्रो को, वहाँ का जो उसका पिट्ठू था, जो उसका एक तरह से बोल सकते हैं कि उनके हर बात मानने वाला था, उसको गद्दी पर बिठाया। ठीक यही हालत वो चाहते हैं पुतिन की यूक्रेन में हो। वो चाहते हैं यूक्रेन की जनता जो है वो हटा दे जेलेंस्की को। ये नहीं हो रहा क्योंकि यूक्रेन का बड़ा हिस्सा रूस का पार्ट है। जो बोली बोलते हैं, जो संस्कृति है, वो सब रूस से मिलता है। यूक्रेन इसलिए उधर जाना चाहता है कि यूक्रेन को पता है कि अगर रूस के साथ रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं है। अगर नेटो के साथ जाता है, अगर यूरोपियन देश के साथ जाता है तो बहुत फंडिंग मिलेगी। जो यूरोप दुनिया में आप देखते हैं विकसित देशों में गिने जाते हैं, इतना पैसा है उनके पास, विकसित इकोनॉमी है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। यूक्रेन भी चाहता है यही हो, लेकिन यूक्रेन के साथ मुसीबत है कि वो रूस के पंजे में फंसा है। तो यूक्रेन करे क्या? अब इसलिए वो अमेरिका के पास जाता है, और अमेरिका उसे लालच दे रहा है कि हम तुम्हें नए नए हथियार देंगे और तुम इससे होगा क्या? अमेरिका के नए हथियारों से वो हमला करेगा, रूस पर हमला करेगा। अमेरिका का तो कुछ इसमें नुकसान ही नहीं है, वो तो हथियार बेच रहा है एक तरीके से। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये यूक्रेन रशिया की जो जंग है, एक तरह से ये अमेरिका के हथियारों को टेस्ट करने और दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखाने का एक तरीका है। मतलब ये मान लीजिए कि एग्जीबिशन चल रहा है हथियारों का, और इसके माध्यम से वो दुनिया को दिखा रहा है कि मेरा ये हथियार इतना केपेबल है। बिल्कुल। चाहे वो रशिया से हार रहा हो यूक्रेन, लेकिन अपने हथियारों को पब्लिसिटी, कहते हैं ना, पब्लिसिटी स्टंट दिखाना कि दुनिया के बाजार में देखिए मेरे हथियारों, इस हथियार की ये क्षमता है, इस हथियार की ये क्षमता है। तो उसके माध्यम से दुनिया के जितने भी देश हैं जहां अनसर्टेनिटी है, जहां बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो ये, और इसके साथ आपने जो कहा कि रशिया जिस प्रकार से दुनिया और अपने जो अलग होना चाहता है उन देशों को तिल तिल के मारता है, तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि क्या पुतिन अपने आप को फिर से यूएसएसआर की गणना में फिर से उसी ढांचे में गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या? देखिए, पुतिन जो है अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं, केजीबी के एजेंट रहे जी, लंबा वक्त उन्होंने खुफियागिरी में बिताया। अब पुतिन जब गद्दी में आए यूएसएसआर में, तो यूएसएसआर में जो ये जख्म है बहुत बड़ा कि रूस का विघटन हो गया था, और ये विघटन कराने वाला कौन था? अमेरिका जी। तो उसको अब आप दोबारा नहीं वापस ला सकते। रूस से जितने अलग वे देश हैं, चाहे अजरबैजान हो, जितने भी देश, आप उसको वापस नहीं कर पाओगे। लेकिन रूस खुद भी अब इतनी विशाल कंट्री है, मतलब आप समझिए एक छोर पे नॉर्थ कोरिया है, दूसरे छोर पे यूरोप है, तो हर मतलब यूरोप, एशिया और यूरोप सबको जोड़ता है रूस। अभी भी रूस को नहीं चाहिए, पुतिन को इतनी बंजर ज़मीन है उनकी, उनको ये नहीं चाहिए, उनको बस ये चाहिए अमेरिका को किस तरह झुकाना है। और रूस ये ताकत है उनके पास हथियार इतने बड़े हैं, इसलिए, और वो भी इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए ना, आप जैसे नेटो की बात करें, यूरोपियन उनके पास भी हथियार है, लेकिन कोई देश रूस से सीधा पंगा क्यों नहीं ले रहा? वो सबको मालूम है कि रूस को कमज़ोर देश नहीं है। आप किसी भी आज के समय में किसी भी 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 हथियार डालेंगे, आप रफाल उड़ा देंगे और आप अपने F-16 F-35 कुछ भी उड़ाएंगे, सामने वाला कुछ नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। हर देश के पास मिसाइल है, हर देश के पास एटॉमिक बम है। तो इस हालत में आप मिसाइलें छोड़कर और प्लेन उड़ाकर आप किसी युद्ध को ख़त्म नहीं कर सकते। युद्ध खत्म होगा कहाँ? टेबल पर बैठ के, जहाँ संधि होगी, जहाँ दोनों देशों के पक्ष बातें रखी जाएंगी, जो रूस नहीं चाहता।
रूस हर समय यही चाहता है कि ज़ेलेंस्की हर हाल में झुके, वो उनकी शर्तों को माने। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका फ्यूल कर रहा है। अमेरिका ज़ेलेंस्की को फ्यूल कर रहा है कि भाई तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ। नतीजा, युद्ध समाप्ति की ओर नहीं जा रहा और युद्ध ऐसे ही लंबा खिंच जाएगा। रूस भी यही चाहता है कि युद्ध लंबा खिंचे, क्योंकि रूस को युद्ध लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वो इस युद्ध को 10 साल आगे तक खींच सकते हैं। तो ये हम मान लें कि अमेरिका भी अपने हथियारों की एग्जीबिशन लेकर बैठा है और रूस भी अपने हथियारों की एग्जीबिशन लेके बैठा है। तो ये युद्ध तभी खत्म होगा जब टेबल पर आएंगे। दुनिया का हर युद्ध, चाहे आप क्यूबा मिसाइल संकट ले लें या दुनिया के जितने भी बड़े बड़े युद्ध खत्म हुए हैं, हमारे खुद के पड़ोसी के साथ जितने भी डिस्प्यूट रहे हैं, और हम यही कोशिश करते हैं वर्ल्ड वॉरियर में कि हम उन की पॉइंट्स को डिस्कस करें जिनके कारण युद्ध हो रहे हैं और आपको समझाएं कि वो कौन सी वो समस्याएं हैं जिनके कारण ये दुनिया लड़ रही है। क्योंकि युद्ध जितना आसान दिखता है, जितनी आसानी से लोग मरते हैं, उतनी आसान इसके पीछे की पॉलिटिक्स नहीं होती। तो हम आपको आसान भाषा में उसकी पॉलिटिक्स समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे इस कार्यक्रम के साथ जिसे वर्ल्ड वॉरियर कहते हैं, और हमारे चैनल पर भी जुड़े रहें और देखते रहिए कड़क के अन्य और भिन्न शोज़। और हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।